ईशा प्रजापत, आपका गुरुकुल धाम में स्वागत है। आज दिनांक है 9 सितंबर। तो 9 सितंबर का अपन करंट जीके पढ़ते हैं। तो सब लोग रेडी हो? ठीक है, सभी लोग रेडी हो ना? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सातो किलमैन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सातो किलमैन ये किसी का नाम है। ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है सोमालिया, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है वानुअतु, ऑप्शन डी है वियतनाम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वानुअतु। ये जो सातो किलप है ये वानुअतु के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री बने हैं। और इससे पहले ये किसके थे? इससे पहले ये उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और अब वानुअतु, चलो नेक्स्ट अपन, ठीक है। अब वानुअतु की राजधानी क्या है? पोर्ट विला। और मुद्रा क्या है? वातु। और वानुअतु 25 नहीं, वो 23 द्वीपों का एक समूह है। वानुअतु की संसद ने प्रधानमंत्री के रूप में सातो किलमैन को चुना है और इससे पहले ये उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सितंबर 2023 से किस देश में 48वां टोरंटो नेशनल फिल्म महोत्सव शुरू किया गया? मतलब 7 सितंबर 2023 से किस देश में 48वां जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव है वो कब शुरू किया? तो इसका ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कनाडा। अब देखो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी व्याख्या करते हैं। इसमें क्या है, यह फिल्म महोत्सव 7 से 17 सितंबर 2023 तक चलेगा। यानी ये 7 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये 17 सितंबर 2023 तक इंडिकेशन, ठीक है। जीआई की फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। अब ये जीआई टैग होता क्या है, क्यों लागू किया जाता है? देखो, किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादित होने वाली फसल हो या फिर कोई वस्तु हो जो मतलब मूल्यवान हो, जिसका कहीं दुरुपयोग ना हो, एकदम यूनिक चीज़ हो वो, उसके लिए अपन जीआई टैग लगाते हैं। उसके लिए सरकार है वो जीआई टैग लगाती है। अब देखो, रोयगढ़ का शॉल है, वो महिलाओं द्वारा बुना गया, हाथों से बनाया गया शॉल है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए उस पर क्या किया, जीआई टैग लगा दिया। और कोरापुट काला जीरा चावल है, इस पर भी जीआई टैग लगाया। अब ये बता दो आप, तो ये है कहाँ पर? तमिलनाडु में है या तेलंगाना में है या ओडिशा में या छत्तीसगढ़ में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, तमिलनाडु, ठीक है। अब देखो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अब एक अपन पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, इसको तो कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला। एक चोकुआ चावल है, चोकुआ चावल को भी तो जीआई टैग मिला है। चोकुआ चावल जो कहाँ का है? असम का। ये अपन ने चर्चा कर ली थी, असम का है चोकुआ चावल। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको मैजिक राइस के नाम से जाना जाता है, मैजिक राइस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अब देखो, रायगढ़ जिले के हाथ से बने उत्कृष्ट रायगढ़ शॉल को कपड़ा
गंडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कोरापुट जिले का कोरापुट काला जीरा चावल को चावल का राजकुमार कहा जाता है। चावलों का राजकुमार किसे कहा जाता है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोरापुट काला जीरा चावल, सॉरी ये चावल नहीं है, चावल है, ठीक है, चावल, ठीक है। राजकुमारों चावलों का राजकुमार कहा जाता है। अब देखो तमिलनाडु के सलेम सागौन नामक साबूदाना को भी क्या किया है, जीआई टैग मिला है, साबूदाना, ठीक है। और इसका उत्पादन सलेम जिले से होता है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। तमिलनाडु में कौन सा, साबूदाना, साबूदाना को भी जीआई टैग मिला है, और जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ का, मतलब उत्पादन कहाँ से है इसका उत्पादन हो जाएगा आपका सलेम जिले से, ठीक है। अब प्रमुख जीआई टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है चोकवा चावल, असम में, ये अपन ने चर्चा की है। बीकानेर कायदाकारी शिल्प, ये राजस्थान में, इसको भी जीआई टैग मिला है। और उदयपुर के कोप्तगारी मेटल क्राफ्ट राजस्थान का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और बीकानेर उस्ता कला शिल्प है, मतलब ये कला है, राजस्थान की है, इसको भी जीआई टैग मिला है। अब देखो बात गोवा की करते हैं। गोवा में क्या, गोवा में है बेबिन का, इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और मनकुरान आम है, उनको भी क्या मिला है, ये भी गोवा का है, गोवा में उत्पादित होता है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और महवा है राजमा और रामबन सुलाई शहद, ये जो शहद है इसको ये जम्मू कश्मीर में मिलता है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और जेसर धातु शिल्प है, ये उत्तर प्रदेश से है। और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार जीआई टैग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ट्रेडमार्क की तरह देखा जाता है। किसकी तरह देखा जाता है, जीआई टैग को एक तरीके से ट्रेडमार्क की तरह देखा जाता है, ठीक है। और जीआई टैग ऐसे कृषि प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है। अब देखो इसने जीआई टैग के बारे में बताया, जीआई टैग क्या है, ये जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है, यानी वैसा आपको कहीं और ना मिले, वो वहाँ की मशहूर चीज़ होती है। जैसे मान लो कोई जिला है, अब ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में साबूदाना है, साबूदाना है, उसके जैसा साबूदाना उस वैसी गुणवत्ता और कहीं नहीं मिलती है। ऐसी मतलब ऐसी भौगोलिक स्थिति में वो चीज़ उत्पन्न होती है जो कहीं और नहीं उत्पन्न हो सकती, इसलिए वो जो विशिष्ट चीज़ होती है उसको क्या दिया जाता है, उसको जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। और अद्वितीय विशेषताओं और गुणों का समावेश होता है, और इसमें मतलब अद्वितीय मतलब इसकी जैसी विशेषता और किसी में नहीं होती है। 13 सितंबर 2003 को इस पर एक बिल पारित हुआ, इस पर एक, सॉरी मिस प्रिंट हुई है, ठीक है। 13 सितंबर 2003 को इस पर एक बिल पारित हुआ और भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े, समझ में आ गया ना ये जीआई टैग। और यह भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। ये जो भौगोलिक संकेतक का जो पंजीकरण करवाते हैं वो 10 वर्ष तक ही वैध होता है, उसके बाद वो अवैध हो जाता है। और 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ। सबसे पहला देखो एक बात ये है, सबसे पहला जीआई टैग किसको प्राप्त हुआ, या सबसे पहले जीआई टैग की शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत तो आपकी 2003 में तो इसको मान्यता प्राप्त हो गई थी, और 2004 में है वो दार्जिलिंग है, उसकी चाय को जीआई टैग प्रदान किया था, यानी ये प्रथम जीआई टैग है, प्रथम जीआई टैग है वो दार्जिलिंग चाय को मिला। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत दार्जिलिंग से हुई, ठीक है। सबसे पहले मिला इसलिए शुरुआत इसकी यहीं से होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी बैठक हुई, ठीक है। सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी बैठक हुई है। ऑप्शन ए है 75वीं, ऑप्शन बी है 76वीं, ऑप्शन सी है 77वीं, ऑप्शन डी है 78वीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। इसका देखो करेक्ट आंसर होगा आपकी 78वीं हुई है। अभी जो फिलहाल 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वीं बैठक है वो संपन्न हुई, 78वीं बैठक हुई है। अब देखो इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस। इस जो ये जो सभा हुई है संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके अध्यक्ष हैं
डेनिस फ्रांसिस, ये तो इसके अध्यक्ष हैं। अब देखो अपन इस सभा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखो क्या है इसमें। अध्यक्ष तो डेनिस फ्रांसिस है और विषय है विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। ठीक है, ये इसका विषय है। किस विषय पर यह बैठक बुलाई गई? वो विषय है विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, यानी विश्व में सब लोग एकजुट होकर रहे, ये जागरूकता फैलाने के लिए, और ये इसका विषय था। और वर्तमान में मौजूद कई वैश्विक चुनौतियों से निपटने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। और जो विश्व में जो सारे विश्व में वो चुनौतियां जो आ रही है अभी, उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया गया है कि सब लोग एक साथ एकजुट हो जाओ, जागृत, ये चीज़ फैलाने के लिए इस पर जोर दिया गया है। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क और महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, नेक्स्ट, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस व्यक्ति को एसएस इनोवेशन ने अपने निर्देशन बोर्ड में शामिल किया है? यानी मून मैन ऑफ इंडिया मतलब एक आदमी है, उनमें से कौन है वो, कौन व्यक्ति है जिसको मून मैन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है? तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस व्यक्ति को एसएस इनोवेशन ने अपने निर्देशक बोर्ड के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन ए है एस सोमनाथ, बी है के सिवन, सी है एम अन्नादुरई, डी है नम्मी नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एम अन्नादुरई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? देखो, इन्होंने जो इसरो है, इसरो के अंदर ये तो अभी तो रिटायरमेंट हो चुके हैं, और ये जो एसएस निर्देशन बोर्ड क्या है, एसएस इनोवेशन, ये है अपनी रॉकेट बनाने वाली, जहाँ से रॉकेट बनाया जाता है, मतलब बना के किसको, कोई जैसे इसरो है या फिर अलग अलग उनको दिया जाता है। तो रोबोट बनाने वाली जो कंपनी है उनको, उनके अंदर उनको निर्देशक के रूप में बुलाया या फिर उनको नियुक्त किया है। अभी तो वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन इस जो एसएस जो इनोवेशन है, इन्होंने अपने निर्देशक के रूप में इनको मतलब सेलेक्ट कर लिया है। अब देखो, एम अन्नादुरई है, इन्होंने इसरो में क्या क्या कार्य करे हैं, इसरो में भी इनका योगदान है। इन्होंने चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और एक मंगलयान, इनमें भी भूमिका निभाई है। अब देखो, चंद्रयान फर्स्ट है वो कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान फर्स्ट आपका 2008 में लॉन्च हुआ, और इसका विषय क्या था, इसने क्या खोज की? इसकी खोज क्या थी? इसकी खोज थी पानी के अवशेषों का पता लगाना। ठीक है, इसने पानी के अवशेषों का पता लगाया है, पानी के अवशेषों का पता। ठीक है, और चंद्रयान 2 ये कब लॉन्च हुआ आपका? ये 2019 में हुआ। कब हुआ? 2019 में ये लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान, और इसका क्या कार्य था? ये तो अभी अपना वैसे देखे तो सक्सेसफुल था और सक्सेसफुल नहीं भी था। क्यों? इसका ऑर्बिटल अभी भी, ये चंद्रयान 2 है, ये ऑर्बिटल में कार्य कर रहा है, इसका ऑर्बिटल अभी भी मौजूद है, बट ये अपना सक्सेस तो नहीं हुआ, ये सक्सेस लैंडिंग नहीं कर पाया। ठीक है, चंद्रयान 3 है, और चंद्रयान 3 कब हुआ? चलो चंद्रयान 3 के बारे में भी पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 3 कब हुआ? अभी 14 जुलाई 2023। इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी है और अभी भी ये कार्य कर रहा है। ठीक है, और मंगलयान है, ये मंगलयान आपका कब लॉन्च हुआ? ये हुआ आपका 2013 में, तो ये लॉन्च हुआ था 2013 में लॉन्च, और 2014 में ऑर्बिटल में पहुंचा। 1 साल लग गया उसको 2014 में ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल में पहुंचा था। ठीक है, ये इन्होंने कार्य किया था, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और मंगलयान, ये 3 चीज़ें इन्होंने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये तो अपना करंट का क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 वाला तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। माइल स्वामी अन्नादुरई को इसरो के 2 प्रमुख मिशनों चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान फर्स्ट तथा मंगलयान की देखरेख का श्रेय दिया गया है। ठीक है, ये काम इन्होंने किया था। चंद्रयान फर्स्ट है वो 2008 में, ये तो अपन ने पढ़ लिया। और आदित्य L1 है वो आपका 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ है, ये भी अपन ने पढ़ा है। और देखो SS इनोवेशन, इन्होंने इनका क्या कार्य, यह कंपनी विश्व स्तरीय सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम का निर्माण करती है। मतलब विश्व स्तर पर पूरे विश्व में सर्जिकल रोबोट बनाती है, मतलब रोबोट का निर्माण करती है, रोबोट को बनाती है। तो ये एस इनोवेशन के निर्देशक के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? अब निर्देशक अन्नादुरई, ठीक है, ये कार्य कर रहे हैं। और ये 3-4 मिशन है, इनको ध्यान में रखना आप, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, मंगलयान आ सकता है। अभी तो फिलहाल आदित्य L1 और चंद्रयान 3 के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आदित्य L1 आपका किस चीज़ के लिए प्रोजेक्ट था? ये सूरज पे जाने के लिए, सूरज पे जाने के लिए उनका ये प्रोजेक्ट था। और ये चंद्रयान तो चंद्रयान पे जाने हैं और मंगलयान पे जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पोइला वैसाख को बंगाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? देखो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल ने पोइला वैसाख बनाने की, बंगाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और बंगाल दिवस क्या है? बंगाल एक बंगाली नववर्ष है, बंगाली नववर्ष। जैसे अपना हिंदू में नववर्ष होता है, हिंदू नववर्ष या हिंदी नववर्ष अपन बोलते हैं, उसी तरीके से ये बंगाली नववर्ष है। और इसी दिन बंगाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी कर रहे हैं। और इसके बारे में चलो थोड़ी चर्चा करते हैं। ये क्या है? पोइला वैसाख बंगाली नववर्ष दिवस होता है। इस दिन को अब बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो सबको पता है, नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की उत्कृष्ट कृति कौन सी है? बांग्लार माट बांग्लार जोल। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ है बंगाल की मिट्टी और बंगाल का पानी को आधिकारिक राज्य गीत घोषित किया गया है। अब ये क्वेश्चन आपको देखो, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रगीत किसे घोषित किया गया है? बांग्लार माट बांग्लार जोल, इसको क्या किया गया? राष्ट्रगीत घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में जटायु क्रूज सेवा कहाँ शुरू की गई है? ये ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या में की गई है। अब ये जटायु क्रूज जो सेवा है वो कहाँ, कौन सी नदी पर बनाई गई है, कौन सी नदी पर शुरू की गई है? ये सरयू नदी पे, सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी पर ये योजना शुरू की गई है। और इसमें कितने यात्री को बिठाया जा सकता है? इसमें 70 से 100 यात्रियों को बिठाया जा सकता है। ठीक है, और इसके बारे में और ये योजना कहाँ से कहाँ तक है? ये योजना है गुप्तार घाट से नया घाट तक संचालित है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ये जटायु क्रूज सेवा ऐसे पूछ सकता है कौन सी नदी पर बनी है, कौन सी नदी पर शुरू की गई है? तो ये सरयू नदी पर की गई है। और देखो जटायु क्रूज सेवा
अयोध्या में सरयू नदी के तट पे सरयू नदी पर शुरू की गई है और ये सेवा गुप्तार घाट से नया घाट तक चलेगी। और क्रूज पर सवार यात्रियों को अयोध्या के प्राचीन मंदिरों तथा घाटों की झलक देखने को मिलेगी। अब अयोध्या में जो प्राचीन मंदिर है और जो घाट है उनको देखने के लिए अपन इस जो ये क्या क्रूज सेवा जटायु क्रूज है इसके अंदर अपन बैठेंगे तो वहाँ की चीज़ें, वहाँ की झलक देखने को मिलेगी। ठीक है, और इस क्रूज पर एक बार में 70 से 80 यात्रियों को बिठाया जा सकता है। ठीक है, 70 से 100 यात्रियों को बिठाया जा सकता है। और भारत की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा कौन सी है? गंगा विलास क्रूज है। भारत की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास क्रूज है और जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक है, जो लगभग 3200 किलोमीटर अप डाउन है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। भारत की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा कौन सी है? गंगा विलास क्रूज। और ये कहाँ से? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक है और ये लगभग कितनी किलोमीटर अप डाउन करती है? 3200 किलोमीटर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए चेन्नई भारत, ऑप्शन बी बीजिंग चीन, ऑप्शन सी ढाका बांग्लादेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चेन्नई भारत। अभी जो ये स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप है ये होगा कब? इसका आयोजन कब होगा? ये होगा अपना कब होगा? ये 22 सितंबर को आयोजित होगा, 22 सितंबर। और इसकी अभी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत है, इसकी वो मेजबानी कर रहा है, भारत। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। ये 22 सितंबर 2023 से शुरू होगा। यह विशेष रूप से सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए, जो मतलब सड़क पर जो बच्चे रहते हैं उनकी इच्छा होती है कि हम भी कुछ काम करें या फिर कुछ खेल वगैरह में, तो उसके लिए विश्व कप ये आयोजित किया गया है। इसलिए क्रिकेट का आयोजन किया गया है विश्व कप 2023। जो बच्चे इसमें रुचि रखते हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग भी इसमें मतलब पार्टिसिपेट करें, तो उनके लिए आयोजन हुआ है। और देखो, इस टूर्नामेंट में यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, हंगरी और मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, रवांडा देशों के बच्चे हिस्सा लेंगे। ठीक है, इन देशों के बच्चे हिस्सा लेंगे। और पिछली बार ये कब हुआ? 2019 में हुआ, जिसका विजेता भारत रहा। ठीक है, 2019 में जो आपका हुआ था ये विश्व कप, उसमें विजेता कौन रहा था? भारत विजेता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन ए है 11 मेडल जीते हैं, ऑप्शन बी 8 मेडल, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन सी 17। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 11 मेडल जीते हैं। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने 11 मेडल जीते हैं। ठीक है, और इसका आयोजन है वो कहाँ है? इसका आयोजन अलमाटी कजाकिस्तान। ये क्या नाम है? कजाकिस्तान। ठीक है, ये कहाँ? अलमाटी कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। चलो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आयोजन इनका उलमाटी कजाकिस्तान में, ये उन नहीं है, उलमाटी है, उलमाटी कजाकिस्तान। ठीक है, और इन इवेंट का नाम क्या है? 44वीं विश्व आर्म रेसलिंग और 25वां पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023, ये इसका क्या है? नाम है, इस इवेंट का नाम है ये। ठीक है, और इसमें भारत ने 11 पदक जीते हैं। अब 11 पदक में भी कौन से जीते हैं? 3 तो गोल्ड और 6 सिल्वर, 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, आज का करंट अपन यहीं तक पढ़ते हैं। आज का वीडियो सबको समझ में आ गया? आई होप सबको आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं कल, यानी 10 सितंबर को अपन मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।